हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके सामने है इनकम टैक्स का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, या आप कह सकते हो हाउ टू कैलकुलेट द टोटल इनकम इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है, उसका प्रॉपर प्रोसेस के बारे में इस पूरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो जो थी माय पार्ट नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मैं कहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉलेजेबल वीडियो थी मैं कहूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसमें फिर मैंने आपको एंड में एक टास्क दिया था और बड़ा अच्छा लगा कि सभी स्टूडेंट को समझ आया और सभी ने वो टास्क सभी ने सही आंसर दिए थे कमेंट सेक्शन में। होप कि वो क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्या प्रोसेस है टोटल इनकम निकालने का। आपको पता है हमने आपको लास्ट वीडियो में जैसे टास्क दिया था, आपकी इनकम है 8 लाख। इसमें मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था 8 लाख आपकी इनकम है, 12 लाख आपकी इनकम है, 15 लाख आपकी इनकम है, 20 लाख आपकी इनकम है, ये मैंने बता दिया था। लेकिन अब इस जो 8 लाख इनकम मैंने बताई, इधर हम पहुंचे कैसे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने आपको एक जंप लगवा दी, सीधे आपको टैक्स निकालना बता दिया ताकि आपको समझ आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इधर तक हम पहुंचे कैसे ये सीखना है इस प्रोसेस में। टोटल इनकम तक पहुंचे कैसे ये सीखना हमने इस प्रोसेस में। तो टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, तो चले देखते हैं। तो क्या है हाउ टू कंप्यूट द टोटल इनकम। सबसे पहला प्रोसेस रहता है डिटरमाइन योर रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या आप इस देश के नागरिक हैं, तभी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी, आपकी टोटल इनकम निकाली जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या टास्क रहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। प्रॉपर कंडीशंस उसके बारे में पढ़ी थी। आपको वो कंडीशन जरूर पता होने चाहिए, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड, जो लास्ट वीडियो में बात की। अपनी इनकम को 5 हिस्सों में बांट लो, और वो 5 हेड कौन से हैं सर। एक सैलरी है, दूसरा आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड आपका आता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड है। उसके बाद पहले हमने क्या पता किया, रेजिडेंशियल स्टेटस सर पता किया। रेजिडेंशियल स्टेटस करने के बाद हमने क्या किया, अपनी इनकम गिनी। अच्छा मुझे इतनी सैलरी आ रही है, अच्छा मेरा एक बिजनेस भी खुला हुआ है आजकल, तो बिजनेस से मुझे इतनी इनकम आ रही है, अच्छा मेरा एक घर भी है जो मैंने रेंट पे दिया है, रेंट से मुझे इतनी इनकम आ रही है। एक मैंने क्या किया था, पिछले साल एक प्लॉट बेचा था, प्लॉट में मुझे कमाई हुई थी बड़ी अच्छी, तो वो हम कैपिटल गेन में डाल देंगे। कैपिटल गेन के बाद अगर कुछ और भी बच गई इनकम, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, वो भी आपकी कहां पे आएगी, वो आपकी आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सभी इनकम्स को आपने इन 5 में क्लासिफाई कर देना है, क्योंकि आजकल एक सोर्स नहीं होता इंसान का कमाने का, उसके बड़े ज्यादा सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो जब ये 5 सोर्सेज को आपने प्लस कर दिया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उन सभी को जब हमने कंबाइन कर दिया तो उसे हम बोलेंगे एग्रीगेशन ऑफ इनकम। जब हमने उसे एग्रीगेट कर दिया, अगला काम क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसके बारे में अभी हमने आगे डिस्कस करनी है। क्लबिंग के बाद हमारा काम रहता है उसे हम सेट ऑफ कर दे या कैरी फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं, आगे डिटेल में है इसी वीडियो में। सेट ऑफ करने के बाद आपकी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आती है, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम जीटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या ग्रॉस टोटल इनकम इज ए टैक्सेबल इनकम। तो इसका आंसर साफ साफ होना चाहिए, नो सर, इट इज नॉट ए टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम है जिसमें से हमने कुछ डिडक्शंस को माइनस करना अभी बाकी है, जिसमें से हमने कुछ डिडक्शंस को माइनस करना है, उसके बाद जो इनकम आएगी उसे हम बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इस टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको वर्क दिया था, आपको असाइन किया था, उसमें मैंने जो 8 लाख बोला था ना, तो मेरे कहने का मतलब था वो 8 लाख जो है
वो आपकी टोटल इनकम है। मतलब सारी डिडक्शंस को माइनस करके, डिडक्शंस के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ना है। डिडक्शंस होती है कुछ छूट, गवर्नमेंट आपको कुछ राहत देती है, उसे बोलेंगे डिडक्शंस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। होप कि आपको प्रोसेस का पहला पता चल गया होगा। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आपका पहला काम क्या रहेगा। सर पहला काम हमारा रहता है कि पता कीजिए वो रेजिडेंट है कि नहीं है। दूसरा काम हमारा यह रहता है कि उसकी पांचों इनकम्स को, उसकी मतलब पांचों हेड्स में क्लासिफिकेशन कर दो इनकम्स को। जब उसकी इनकम क्लासिफाई हो गई, वो एक बन जाएगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम, उसका प्लस। जब हमने इनकम को एग्रीगेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे क्लबिंग। क्लबिंग के बारे में आगे बताता हूं, घबराओ मत। क्लबिंग के बाद हम करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम कुछ जो गवर्नमेंट हमें राहत देती है, कुछ हमें डिडक्शंस देती है, उसे हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारी आएगी टोटल इनकम, या टोटल इनकम का दूसरा नाम है टैक्सेबल इनकम, जिसपे हमने टैक्स लगाना है। अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम आर द टर्म्स यूज्ड इंटरचेंजेबली बट डिफर इन सब्सटेंस। ये ना बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं बता दूं, और बच्चों को बड़ा डाउट रहता है जिन्होंने मतलब टैक्सेशन पढ़ा भी हुआ अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे या सीए के टाइम पे, तो उनको भी अभी डाउट रहता है। तो ये डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं, तभी मैं ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूं, इस चीज पे, कि जो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली आप यूज करते हो, लेकिन इनका जो सब्सटेंस है, इनका जो मटेरियल है वो अलग है, वो दोनों अलग हैं। क्या है सर? अभी आपने बताया अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है टोटल इनकम। तो ये डिफरेंस है, मतलब कि हम कह सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पहले निकलेगा, टोटल इनकम बाद में निकलेगा। ठीक है, तो टोटल इनकम क्या होता है? डिडक्शंस माइनस करके जो आंसर आता है वो है टोटल इनकम। तो यही था इसके बारे में। अब आपसे पूछा जा सकता है, डिडक्शंस तो हमने पढ़ लिया, तो ये डिडक्शंस कौन सी सेक्शन में दी हुई है, इसे आप नोट डाउन कर लो। डिडक्शंस आर गिवन इन सेक्शन 80C टू 80U। इसमें मैं ये सारी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर इसको पढ़ाने गया इसके लिए एक मंथ भी कम पड़ जाएगा, इतना आपसे नहीं पूछेंगे। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस बताई हैं जो आपको मदद करेंगी एग्जाम में भी, और साथ में आपकी फर्दर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो टैक्स बचाने में भी। ठीक है, तो हमेशा नॉलेज पे जाइए, मैं यही कहते आया हूं हर एक वीडियो में। तो 80C से लेकर 80U तक डिडक्शंस गिवन है इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये चैप्टर कौन से चैप्टर में दिया है? दैट इज चैप्टर 6A। इसे आप नोट डाउन कर लो। डिडक्शंस के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता, और जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस बताऊंगा वो ही आएंगी। क्या आता है सर? डिडक्शंस दी हुई है 80C से लेकर 80U तक, कौन से चैप्टर में? चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात आती है व्हाई द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम इज इंपॉर्टेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। टोटल इनकम पे तो आप जोर देते जा रहे हो, क्यों जरूरी है टोटल इनकम निकालना? ठीक है, तो मैंने साफ शब्दों में लिखा है टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम और नेट इनकम, नॉट ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। ये बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इतना बारी बताने के बाद भी, इसलिए मैं फोकस इस चीज पे कर रहा हूं, ध्यान रखिए। इफ द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इज मेड रॉन्ग, अगर आपने टोटल इनकम को गलत टोटल कर लिया, गलत कैलकुलेट कर लिया, इट विल रिजल्ट इन हायर टैक्स या लोअर टैक्स। ये पता क्या बात होगी? अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपने गलती से ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स दे दोगे, ग्रॉस टोटल इनकम तो ऑब्वियस ही बात है बड़ा होगा, उसमें से तो हमने डिडक्शंस को माइनस ही नहीं किया, ऑब्वियस ही बात है फिर हमारा टैक्स भी ज्यादा आएगा, है ना। तो इसमें मैंने नीचे यही लिखा है, ये आपकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है अगर आपने अपनी टोटल इनकम को ज्यादा कैलकुलेट कर लिया, मोर कैलकुलेट कर लिया, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपने अपनी टोटल इनकम को कम कैलकुलेट किया, कम,
आपकी टोटल इनकम बनती है 10,000, एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन आप टोटल इनकम उधर बता रहे हो मेरी टोटल इनकम 2,000 है, तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है, आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है। ठीक है, तो यह भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि अगर मैं इनकम ज्यादा बता दूंगा मेरा टैक्स ज्यादा चल जाएगा, मेरा पैसा ज्यादा चल जाएगा। अगर मैं टैक्स कम बता दूंगा, अपनी इनकम कम बता दूंगा, तो क्या होगा सर, मेरे पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मुझे जेल में भी डाला जा सकता है, मेरे पे रेड पड़ सकती है, एंड सो ऑन। वो गवर्नमेंट के क्लॉजेस में, प्रोविजंस में प्रोवाइडेड है। फिर बोलते हैं, इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यही है कि ग्रॉस इनकम और टोटल इनकम आर टू डिफरेंट। ग्रॉस इनकम में से अगर आप डिडक्शंस, कौन सी डिडक्शन सर, जो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक दी है उसे आप माइनस करोगे तो हमारा आंसर आता है टोटल इनकम। तो ये था, और साथ में जो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं दैट इज टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम आर डिफरेंट। नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, नो, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम आर सेम, वो दोनों अलग नहीं है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम एक ही है, या नेट इनकम भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, जिंदगी भर याद रहनी चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम खत्म हुआ इसको आप भूल जाए। आगे हम बात करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। मैंने आपको ऊपर प्रोसेस में बताया, एग्रीगेशन ऑफ इनकम करने के बाद हम क्या करते हैं, इनकम की क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग का मतलब क्या होता है सर, क्लब वो वाला क्लब नहीं, दूसरा क्लब। क्लब का मतलब इधर है जोड़ना। ठीक है, तो क्लब का क्या मतलब होएगा, इधर जोड़ना, ऐड ऑन करना। अब क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में, उसी की मैं एग्जांपल दे देता हूं। इधर सुना है, बड़ी बार यूज करते हैं मोदी सरकार बेनामी प्रॉपर्टी। तो है क्या ये बेनामी प्रॉपर्टी, एज द नेम सजेस्ट, जिसका कोई नाम नहीं है। पहले क्या होता था, जब इतनी सख्ती नहीं थी, इनकम टैक्स के इतने अच्छे लॉज नहीं थे, पहले क्या होता था, एक हस्बैंड था, हस्बैंड अपनी ब्लैक मनी से, अब सर ब्लैक मनी क्या होता है, आपको नॉलेज और नॉलेज पे फोकस करना है, मैं बता दूं ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी वो इनकम है जो बिजनेसमैन, नहीं बिजनेसमैन क्या, कोई भी इंसान ने अपनी इनकम गवर्नमेंट को शो नहीं की, जिसपे उसने टैक्स नहीं पे किया। अगर आप कमाते हो 10 लाख रुपए, लेकिन आपने गवर्नमेंट को शो किया मेरी इनकम है 6 लाख रुपए, तो ये जो 4 लाख आपने नहीं शो किया, ये आपकी ब्लैक मनी है। ठीक है, ये होती है ब्लैक मनी। तो अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था बेनामी प्रॉपर्टी की, एक हस्बैंड है, हस्बैंड के पास है बहुत ज्यादा ब्लैक मनी। पहले जमाने में वो क्या करता था, उस ब्लैक मनी से खुद तो पैसा नहीं खरीद सकता, खुद तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, ब्लैक मनी से वो क्या करता था, प्रॉपर्टी लेकर अपनी वाइफ के नाम खरीदता था। ब्लैक मनी से क्या करता था, अपने वाइफ के नाम पे खरीदता था। लेकिन वो वाइफ बेचारी कुछ कमाती नहीं थी, वो वाइफ हाउसवाइफ थी, तो उस चीज से हम उसे कहते हैं वो बेनामी प्रॉपर्टी है। पैसा हस्बैंड लगा रहा है, आगे वो अपने बच्चों में भी बांट गया, अपनी वाइफ में भी बांट गया, ये ले ये तेरी प्रॉपर्टी, ये तेरी प्रॉपर्टी, इस पे तू टैक्स दे, एंड सो ऑन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सर 2.5 लाख पे एग्जम्प्ट है, और ऐसे करते करते वो बेचारा कमाता था 1 करोड़ रुपया। उसने उसके 3 बच्चे थे, एक वाइफ थी, सभी के हिस्से में 20-20 लाख रुपए भी डाल देगा तो कितना ज्यादा टैक्स बचा लेगा वो, खुद सोचो। क्योंकि जैसे जैसे टैक्स अमाउंट बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। तो ये चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट निकाला। तो बात आती है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम मींस इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन असेसिस टोटल इनकम। मतलब बाकियों की इनकम को और किसी इंसान की इनकम को आपने एसएससी के इनकम के साथ जोड़ना है। द इनकम टैक्स स्पेसिफाइड सर्टेन केसेस, उसने बड़े केसेस बताए हुए हैं जिसमें एक पर्सन की जो इनकम है दूसरे पर्सन के साथ जोड़ी जाएगी इफ सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दिस इंक्लूजन इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। जब किसी की इनकम दूसरे इनकम के साथ जोड़ी जाती है उसे हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सर, जो
ल्यूनेटिक पर्सन है या इडोटिक पर्सन है, ठीक है, जो माइनर है, इन सभी की इनकम इनके कौन देगा? गार्डियन। गार्डियन के साथ क्लब कर जाएगी, है ना। जो माइनर है, माइनर की जो इनकम होगी, माइनर टैक्स खुद नहीं पे करेगा, वो कौन पे करेगा? उसका गार्डियन, उसके बिहाफ पर। तो इसमें वो जो माइनर कमा रहा है उसके गार्डियन के साथ उसकी इनकम को जोड़ दिया जाएगा, उसे हम बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे कि मैंने साफ साफ एग्जांपल दी है, इफ ए पर्सन डाइवर्ट सम पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ टू रिड्यूस हिज टैक्स बर्डन, देन सच ट्रांसफर्ड इनकम ऑफ ए वाइफ इज एडिड। फिर से वापस कर दो, तूने चाहे अपनी वाइफ के नाम कर दिया, लेकिन वाइफ से लेकर तेरी इनकम के साथ हम जोड़ देंगे, हमने जब देखा। एंड टैक्स एज इनकम ऑफ द हस्बैंड ओनली, नॉट हिज वाइफ, और उसे टैक्स लगाया जाएगा वाइफ की इनकम के नाम पे नहीं, हस्बैंड की इनकम के नाम से। ठीक है, होप कितना क्लियर होगा, क्लबिंग ऑफ इनकम समझ आ गया होगा। सर अब हमने क्लबिंग कर ली, क्लबिंग के बाद हम करते थे सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पढ़ते हैं। सेट ऑफ अलग है, कैरी फॉरवर्ड अलग है। ठीक है, अब कुछ लॉज में इनकम टैक्स बड़ी दयालु है, हम पे दया दिखाती है, बड़ी हमें खुश कर देती है। तो कैसे खुश करती है इनकम टैक्स लॉ? उन्होंने एक लॉ निकाला, वो कहते हैं अगर आपके फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपका कोई पिछले साल का भी नहीं छोड़ो, इसी साल का कहीं पे लॉस हुआ। आजकल आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला आजकल कोई भी इंसान एक जगह से नहीं कमा रहा होता, उसके बड़े ज्यादा सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसके दो सोर्सेज है कमाने के, एक आ जाता है बिजनेस ए, एक आ जाता है बिजनेस बी। ठीक है, दो बिजनेस है उसके। होता क्या है, बिजनेस ए में हो गया उसको घाटा, फॉर एग्जाम्पल उसे घाटा हो गया 1 लाख रुपए का, और माइनस लगा देता हूं, लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस। और बिजनेस बी में उसे इनकम हुई 6 लाख की। ठीक है, अब क्या वो 6 लाख पे टैक्स देगा? नहीं। इधर क्या हुआ, इनकम टैक्स वाला बोलता है, इनकम टैक्स लॉ बोलता है चलो हम आपको खुश कर देते हैं, तुझे 1 लाख का घाटा भी हुआ एक बिजनेस में, तू क्या कर, ये 1 लाख को इधर से माइनस कर ले, कोई नहीं। तो अब हमारी इनकम कितनी होगी सर? 5 लाख। तो ये कहता है सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस कहता है तू इसको उस इनकम से माइनस कर ले जो तुझे दूसरी बिजनेस है। ठीक है, इसमें भी बड़े ज्यादा लॉज है, इसके लिए भी 15-20 दिन कम पड़ जाएंगे सेट ऑफ एंड लॉसेस के बारे में लॉ पढ़ाने के लिए, लेकिन बस आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो होप की सेट ऑफ लॉसेस आपको समझ आ गया होगा। एक बार पढ़ लेते, क्या लिखा मैंने लिखा है लॉसेस दैट आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इन द सेम ईयर कैन बी कैरिड फॉर, ये वाली चलो लाइन छोड़ दो, अभी मैं आगे समझाता हूं, ये कैरिड फॉरवर्ड में आ जाएगा। सेट ऑफ लॉसेस मींस एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट। सेट ऑफ लॉसेस क्या है? अपने लॉसेस को आपने एडजस्ट करना है प्रॉफिट के साथ। अ सेट ऑफ लॉस कैन बी इंट्रा हेड सेट ऑफ। अब आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जो आपके सेट ऑफ लॉसेस है वो कितने तरह के हैं, कितने टाइप्स के हैं? तो एक आपका आता है इंट्रा हेड, दूसरा आता है इंटर TER, और एक आता है TRA। ध्यान से पढ़ना, एक होता है इंट्रा हेड, दूसरा होता है इंटर हेड। हमने 5 हेड पढ़े सर, यस आपने बताए हैं। कौन से थे हमारे 5 हेड सर? एक था सैलरी, एक था सर हमारा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के बाद सर हमारा था एक बिजनेस वाला, सर एक था हमारा अदर सोर्सेज, और अदर सोर्सेज के साथ एक और था एक कैपिटल गेन। ये 5 सोर्सेज थे। ठीक है, तो इंट्रा हेड कहता है द लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर सोर्स अंडर द सेम हेड इज नोन एज इंट्रा हेड। मतलब अगर आपका बिजनेस का लॉस हुआ और आप उसे बिजनेस में से ही माइनस कर रहे हो दूसरे बिजनेस में, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा हेड। अगर आप एक ही हेड में माइनस कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा हेड। लेकिन अगर इंटर हेड बोले, इंटर का मतलब जैसे हम कहते थे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, डिफरेंट स्कूल में कॉम्पिटिशन, मतलब आपका लॉस एक हेड का है
लेकिन आप उसे माइनस कर रहे हो दूसरे हेड से, जैसे कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान आप सैलरी में से माइनस कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर हेड सेट ऑफ। तो सेट ऑफ कितने प्रकार के हैं सर, दो प्रकार के, दैट इज इंट्रा हेड एंड इंटर हेड। अब आगे हम बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड फॉर लॉसेस। सेट ऑफ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, आगे लेके जाना, पकड़कर आगे ले जाना। इसमें क्या बोलता है, आफ्टर मेकिंग द एप्रोप्रिएट एंड परमिसिबल इंट्रा हेड एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट, जब आपने ऊपर इंटर हेड या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर ली, अब ऐसी चांसेस हैं कि आपका अभी भी कुछ पैसा लॉस में काम पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखो एक बिजनेस ए आता है, एक बिजनेस बी आता है, ठीक है। बिजनेस ए में आपको लॉस हुआ है 1 लाख का, बिजनेस बी में आपको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। देखो नुकसान तो मुझे ज्यादा हुआ है, क्या अब ये 1 लाख को मैं इसी में से माइनस कर लूं, नहीं, बेचारा जो इधर 50,000 है, मैं 50,000 से ज्यादा माइनस थोड़ी कर सकता हूं। 50,000 इधर माइनस किया, आंसर क्या आ गया, नील। अभी भी मेरे पास 50,000 का नुकसान बचा है, तो इनकम टैक्स लॉ कहता है ये जो 50,000 है ये उठा के तू अगले साल ले जा, कोई चक्कर नहीं, तुझे और खुश करते हैं, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूं बड़ी जगह हमें राहत भी मिली होती है, इनकम टैक्स लॉ अच्छा भी है बड़ी जगह, हम फिर भी अपना टैक्स बचाने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 50,000 अभी भी बच गया, इसको हम अगले साल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। होप की क्लियर होगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया सर, हमने पढ़ लिया क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ लिया, सेट फॉरवर्ड पढ़ लिया। सेट फॉरवर्ड करने के बाद जो हमारी आएगी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। अब ग्रॉस टोटल से टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना है सर, डिडक्शंस वाला। बस ये बचा आज के लेक्चर में, हमने इसके बारे में पढ़ना है क्या है डिडक्शंस। तो आगे पढ़ते हैं क्या है डिडक्शंस, फिर उसका हमारा प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विल बी कंप्लीटेड। तो क्या है टैक्स डिडक्शन। डिडक्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, छूट, गवर्नमेंट आपको कोई छूट दे देती है। तो पढ़ते हैं क्या, अ टैक्स डिडक्शन इज ए डिडक्शन दैट लोअर्स ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टैक्स लायबिलिटी बाय लोअरिंग द टैक्सेबल इनकम। उनकी टैक्सेबल इनकम को लो करके उन्हें कुछ छूट दे देते हैं। Deductions are typically expenses that a taxpayer incurs during the year that can be applied or subtracted from gross income. अब इसको ध्यान से समझना, वो कह रहा है टैक्स डिडक्शन जो है वो एक्चुअली आपका एक खर्चा था, वो आपका एक्चुअली क्या था, एक खर्चा था जो गवर्नमेंट कहती है जनाब आप इससे इसकी डिडक्शन पालो। अब क्या मैंने इंप्लॉयज को सैलरी दी, अब मैंने अपने इंप्लॉयज को सैलरी दी, क्या मैंने उसे इनकम टैक्स में शो किया, नहीं, वो मैं उधर शो नहीं करता हूं, ये छोटे मोटे खर्चे शो नहीं किए। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हमने किए होते हैं, गवर्नमेंट कहती है आप इसका डिडक्शन पा सकते हो, तो वो है आपकी टैक्स डिडक्शन। तो टैक्स डिडक्शन कौन कौन से आपको दी हुई है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज 80C से लेकर 80U तक दी हुई है। और साथ में कौन से चैप्टर में दिया है सर, चैप्टर नंबर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट डिडक्शन। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन लेके आया हूं, ऐसे डिडक्शन बड़ी ज्यादा है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। क्या पता आपसे एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन फर्दर नॉलेज के लिए अगर आपके कोई पेरेंट, आप खुद अगर टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है ये, क्योंकि मैंने हमेशा नॉलेज पे फोकस की है। मैं हमेशा बोलता हूं कंसेप्ट पाओ मार्क्स लो, ठीक है। तो क्या है डिडक्शन, पहली बोलता है सेक्शन 80C, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 80C डिडक्शन जनाब कहता है इसके अकॉर्डिंग
आप 1.5 लाख तक, 1.5 लाख 1.5 लाख तक अपनी इनकम पे छूट पा सकते हो। अगर 1.5 लाख के ऊपर चल गया फिर नहीं, 1.5 लाख के नीचे है तो चलेगा, 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एटीसी ये कहता है। ठीक है, अब छूट किस पे मिलती है यह आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट आपको चिल्ला चिल्लाकर कहती है जनाब सेविंग कीजिए, सेविंग इज द बेस्ट सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। आपने अगर अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो आप सेव कीजिए, पैसा बचाइए। तो इन ऑर्डर टू सेव एंड टू इंकरेज सेविंग, सॉरी, इंकरेज करना चाहती है गवर्नमेंट सेविंग को। उन्होंने एक इंसेंटिव दे दिया हम जैसे लोगों को कि आप इधर पैसा लगाइए। ठीक है, वो कहती है आप इधर पैसा लगाइए तो इधर आपको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो कहां कहां पैसे लगाने को बोलती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहती है आप अपनी LIC करा लीजिए। लोग LIC क्यों कराते हैं? मेन मकसद उनका मेन मकसद यह है कि उधर ना हमारा टैक्स बच जाता है। तो लोग कहते हैं इससे अच्छा LIC करा लेते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के खाते में डालना, हम अपनी LIC करा लेते हैं तो हमारी जीवन सुरक्षा भी हो जाएगी और साथ में हमारा टैक्स भी सेव हो जाएगा। तो LIC कराइए। तो वो कहां पे छूट मिलती है? ATC में। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप वो खरीद लीजिए। PPF क्या होता है? PPF भी आपकी ना 500 से स्टार्ट होता है और 1,50,000 तक हो सकता है। इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन एक तरह का FD टाइप करा लेता है। इसकी अमाउंट जो आपको 15 साल बाद मिलती है। तो गवर्नमेंट कहती है आप ये PPF भी खरीद सकते हो। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, अगर आपने कोई लोन लिया है, होम लोन, उसकी भी छूट है इधर। आप उसकी प्रिंसिपल की पेमेंट कर रहे हो। प्रिंसिपल मतलब हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा हुआ है। प्रिंसिपल मतलब जो मेन अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या हो गया? विदाउट इंटरेस्ट। उसकी जो आप पेमेंट कर रहे हो उसकी भी आप छूट पा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यूली एडिट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब टैक्स में, अब अगर आपके पापा हैं, आपकी मम्मा है, तो अगर आपकी कोई ट्यूशन फी जा रही है तो उन्हें बोलिए आपकी जो ट्यूशन फी जा रही है, आपकी स्कूल की फीस जा रही है। ट्यूशन फी सिर्फ ये नहीं कि आपकी ट्यूशन की फी, स्कूल फी होती है एक्चुअली। आपकी स्कूल फी पे भी छूट मिल जाएगी फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, लेकिन इसमें आपने मेन चीज क्या याद रखनी है, इन सभी का प्लस 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक छूट मिल सकती है। अगर आपका इसका प्लस बन जाता है समझ लो 2 लाख, तब भी आपको 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी, 50,000 एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो ATC है ये किस किस के लिए अवेलेबल है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF के लिए अवेलेबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली सेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज ATTTA। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आप बैंक में पैसा क्यों जमा कराते हो? सर घर में पड़ा हुआ चोरी हो सकता है और साथ में बैंक में पड़ा होगा तो थोड़ा पैसा जुड़ता ही रहेगा। यही सभी का आंसर होता है। हाँ यही होता है, मेन मकसद तो यही है कि बैंक में हमने पैसे इसलिए जमा कराए हैं, चलो घर में पड़ा होगा तो कुछ बनेगा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं होगा, लेकिन बैंक में जमा कराए तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी गवर्नमेंट कहती है बैंक में पैसे जमा कराइए, घर पे नहीं रखिए। तो उस पर भी गवर्नमेंट छूट देती है, कहती है आपने अगर सेविंग अकाउंट से 10,000 तक इंटरेस्ट पाया है तो ये 10,000 आप माइनस कर सकते हो। 10,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, मैक्सिमम ऑफ 10,000। अगर आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आया है पूरे साल भर में 40,000, तब भी आपको 10,000 की छूट मिलेगी, 30,000 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, होप कि इतना भी क्लियर होगा। अब इसमें आपने ये भी चीज याद रखनी है, ATTTA इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन FD। FD के ऊपर नहीं अवेलेबल, किस पे अवेलेबल है? आपके सेविंग अकाउंट पे। रेकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन पे ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, किस पे अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट पे। और कौन सी सेक्शन है सर? ATTTA।
10,000 से ज्यादा हम छूट नहीं पा सकते। अगला आता है सेक्शन 80E। ई से मतलब सर, ई से मतलब एजुकेशन, तो ये वैसा ही है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। मतलब कि ये कहता है आपने अगर कोई लोन लिया है, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो भी आप डिडक्शन पा लो, आपको हम छूट दे देते हैं। हम आपको क्या करते हैं? छूट दे देते हैं। तो आप ये लोन भी ले सकते हो एजुकेशन लोन के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज 80E। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं 80U। 80U के शायद से खत्म है, हाँ, आज का ये लास्ट पार्ट। तो 80U क्या है? इट इज फॉर डिसेबल पर्सन, फिजिकली डिसेबल पर्सन। इसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कहता है अगर कोई इंसान डिसेबल है, अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% टू 80% तक है, इसके बीच में है, तो उसे हम डिडक्शन देते हैं 75,000 की। जनाब आपको 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं अगर उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी ज्यादा है, मोर देन 80, सर्व डिसेबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं, तो आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी? 1,25,000। तो इसके रिलेटेड क्या कैसे एमसीक्यू आ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है इफ ए पर्सन इज डिसेबल बाय 40 to 80% अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, उसे कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए? सर उसे डिडक्शन मिलनी चाहिए 75,000। अगर उसकी सर्व डिसेबिलिटी है, मतलब बड़ी ज्यादा डिसेबिलिटी है, अबव 80%, तो उसे छूट मिलेगी 1,25,000। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन जिसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर इस संसार में रहना है, आपने थोड़ा होशियार बनना है, तो इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब आप कहीं भी जाइए, आप कहीं किसी की रिटर्न पकड़ लीजिए, आप सिर उठाकर उसे जवाब दे सकते हैं, हां ये मुझे सर ने बताया था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसी डिडक्शन मिलती है, ये मुझे डिडक्शन चाहिए, और ये डिडक्शन तुझे क्यों मिलेगी? अब आप खुद कह सकते हो कि तू इधर आ, मैं तुझे तेरा टैक्स बचाता हूं। आपने एक न्यूज़पेपर में देखा होगा, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, सेव टैक्स सेव टैक्स। वो कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये इनके बारे में नॉलेज है, कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी छूट है, क्या छूट है, आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो अब आप अपना इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग टैक्स बचा सकते हैं। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको अपनी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे अपना फीडबैक देना ना भूलें, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस, एंड शुभ रात्रि।